नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पशु परिचर के इस बैच को आगे बढ़ाते हैं और कल की क्लास में अपन 1857 की क्रांति पढ़ चुके थे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है और जिन्होंने क्लास देखी है विद्यार्थियों ने और जो नियमित है उन्हें ध्यान है कि क्लास देख ली यानी कि क्रांति याद है। यानी कि क्लास देखने के बाद में आप लोगों के पास में 10-20% काम बचता है जो आप लोगों को करना है। बाकी 70 से 80% काम जो है मैं क्लास में आप लोगों के लिए करने का प्रयास करता हूं कि क्लास में इनके कांटा निकाल दिया जाए। अब नियमित आप लोगों को रहना पड़ेगा और देखनी आप लोगों को पड़ेगी। कई लोगों को क्या है कि 30 मिनट की क्लास भी ज्यादा लगे और स्किप करके देखें तो फिर कहीं ना कहीं वो पॉइंट छूट जाते हैं उनसे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आज के इस क्लास में अपन किसान आंदोलन भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। देखो, किसान आंदोलन के अंदर मैं पहले एक चीज बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कि कहां से प्रश्न आप लोगों के लिए ज्यादा बनने की संभावना है। स्पेशली पशु परिचर को ध्यान में रखें। देखो, कोई भी एग्जाम हो, एक ये ध्यान रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन को कहीं भी किसी भी एग्जाम में राजस्थान का आप करते हो उसे इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि वास्तव में इंपॉर्टेंट है। और सबसे लंबा, सबसे संगठित और सबसे प्रथम किसान आंदोलन कहो तो यही था। और यहां बिजोलिया किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ उसके बाद में बाकी किसान आंदोलन इससे प्रेरित हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाला किसान आंदोलन है। भाई, आप लोगों ने स्कूल टाइम में देखा होगा कि हमारे जो गुरुजी हुआ करते थे, कोई भी जो भी, ठीक है, आपके जो हुए हैं, हमारे जो हुए, सबके एक जैसे ही गुरुजी हुए हैं। एग्जाम टाइम में वो क्या करते थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न टिक करवाते थे कि बेटा इंपॉर्टेंट छांट लो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट छंटवाते थे कि बेटा आ जाओ इंपॉर्टेंट छांट लो। अपन भी मतलब इंतजार करते थे कि कब गुरुजी वो इंपॉर्टेंट छंटवाएंगे और उन पे हम विशेष जोर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट छटवाने वाला जो होता है ना, वो किस आधार पे छटवाते हैं, उनके अनुभव के आधार पे। और हम देखते हैं उन्होंने यदि 10 प्रश्न छटवाए तो उसमें से 6-7 पक्के एग्जाम में मिलते हैं। कैसे? क्या उनकी साठ गांठ होती है? नहीं, उनका अनुभव होता है। इसीलिए जहां पे आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट लगवाऊं ना, वहां इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना ही है, यानी उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, पशु परिचर में क्या है, काफी सारे नए विद्यार्थी होंगे तो उन्हें ये चीज बताने में पड़ती है। अच्छा, कई सारे पंडित भी होंगे। पंडित का मतलब है जो पारंगत है, जो पुराने खिलाड़ी है, जो मुझसे भी ज्यादा अनुभव रखते हैं। कि क्यों गुरुजी पका रही आओ क्लास में तो सीधो डायरेक्ट रिवीजन करा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई, सभी तरह के हमको क्या है कि एक मतलब लीडर होने के एवं परिवार का मुखिया होने के नाते सभी को लेकर चलना पड़ता है, सभी की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दो, यहाँ पे ये जो है नया नक्शा है, न्यू मैप है ना। यहाँ पे आप लोग देखोगे फिर कहोगे कि सर फलोदी के बारे में क्या हुआ। तो फलोदी के बारे में अभी तक जितना पता किया भाई, सरकार की तरफ से ऑफिशियल वो मैप जारी नहीं हुआ जिसमें फलोदी की सीमा जो है पाकिस्तान बॉर्डर से छू रही हो, लेकिन वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो ये दावे के साथ में कहता है, फलोदी का यहाँ जो बॉर्डर के पास वाला, कि ये सीमा यहाँ पे छूती है और यहाँ के जो राजस्व ग्राम है वो छूते हैं। तो आज नहीं तो कल सरकार इसको नया जब भी जारी करेगी तो ये करेगी। तो अपन भी एक बार इसको मान लेते हैं कि हाँ चलिए ये छूता है। ठीक है, फिर यदि सरकार स्पष्टीकरण दे देगी कि नहीं छूता या छूता है तो तब अपन अपनी जानकारी में अपडेट कर देंगे। इसमें आपको कहीं 1% भी नुकसान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यदि देखो छूता है तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि 6 जिले जो है पाकिस्तान बॉर्डर को टच होंगे, और नहीं छूता तो कोई बात नहीं, 5 टच करेंगे। तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच करने वाले जिले और अंतर्वर्ती जिले सिर्फ इस डेटा के अंदर ही चेंज होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ भी इसके बॉर्डर छूने या नहीं छूने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सिर्फ वाद विवाद का विषय है कि फलाने गुरुजी ने वो बता दिया, आपने ये बता दिया। अब कई स्टूडेंट के सर आपने पहले कहा था फलोदी की नहीं होती, अब आप कह रहे हो कि होती है। तो ये जो है सिचुएशन, मैंने तब भी ये कहा है कि इसमें स्पष्टीकरण आगे से गवर्नमेंट जब करेगी तब अपन जो है अपनी जानकारी को अपडेट अपन को करना पड़ेगा। कई चीजें अपडेट करनी पड़ती है ना। मैं पत्थर की लकीर के रूप में नहीं कहता हूं कि नहीं छुएगी या छुएगी। यहां पे अपन फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी। तो अभी स्थानीय प्रशासन को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय प्रशासन श्योर है वहां का, तो अपन भी मान लेते हैं कि ये यहां पे छूती है। ठीक है, तो अब इस पे कोई भी शंका समाधान मन में मत रखना। यदि इसमें कोई अपडेट आएगी तो मैं अपनी तरफ से आगे होकर आप लोगों को दे दूंगा कि भैया ये स्पष्टीकरण है। हाँ, अखबार की कटिंग मैंने क्या दिया, वो क्या दिया, ये सब चलता रहता है, क्योंकि अखबार की कटिंग जो संवाददाता देते हैं या तो उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती होगी या उनको जो जानकारी मिली उसके अनुसार देते हैं। ये चीजें हैं,
ये सारा अलग मैटर है, तो इस पे ज्यादा आपको केंद्रित नहीं होना है। केंद्रित कहां होना है, जहां से प्रश्न बनते हैं। आगे बात समझ, ठीक है। तो यहां पे इस नक्शे को शामिल करने का तात्पर्य मेरा यहां पे ये है कि यहां पे यदि आप देखोगे ये उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये शाहपुरा भी अपन ले लेते हैं, कोटा बूंदी भी आ जाता था इसके अंतर्गत, लेकिन एक बार अपन इस एरिया को लेते हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ये यहां से सलूम्बर वगैरह, ये वाला एरिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्यों छोड़ दिया, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़ने का कारण है कि ये क्षेत्र तो कहलाता है स्पेशली वागड़, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है मेवाड़। और यदि आप देखोगे सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन देखोगे तो उस समय भीलवाड़ा का एक ठिकाना हुआ करता था बिजोलिया। अब बिजोलिया जो ठिकाना है ये पहले जो है अशोक परमार जो जगनेर के थे, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, तो उनको ऊपर माल की जागीर मिली थी और उन्होंने फिर बिजोलिया ठिकाने को बसाया है, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और मैप पे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई यहां पे आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन किस क्षेत्र में। मान लीजिए कभी आंदोलन डायरेक्ट नहीं पूछ के और आपको दिशा के अनुसार पूछ ले कि राजस्थान के कौन सी दिशा में, मतलब किस क्षेत्र में या कौन सी दिशा में सबसे पहले किसान आंदोलन का उदय हुआ, प्रश्न कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के। अपने लोगों को क्या होता है, तैयार रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको मैप के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ, बढ़ा आगे, ठीक। देखो आओ, जहां जहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करूं ना वहां वहां केंद्रित करना है, ठीक है ना। हाँ, अपारी बुद्धि जो है बाद में चलाने के, हाँ हम गुरु जी की बुद्धि इतनी चाल गई 30 मिनट की क्लास में, हम अपारी बुद्धि अब जो है अपारी बुद्धि चला दा कि हाँ इनमें थोड़ी अपारी बुद्धि लाग जाए, बाद में काम तमाम, ठीक है। बीच में बुद्धि नहीं चलाने, बीच में बुद्धि चलाने वो गांधो हो सके। देखो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट का साइन कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली लाइन पशु परिचर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल साधारण लाइन है, साधारण पंक्ति है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। भाई कहीं किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में यह नहीं लिखा हुआ कि साधारण होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो क्या है, भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। मतलब 44 वर्ष तक चला है अहिंसात्मक रूप से, अहिंसात्मक रूप से चला है, संगठित चला है, सबसे पहला है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 44 वर्ष तक चला है। कैसे चला है, तो टाइम पीरियड ध्यान में रखना, 1897 से लगा के 1941 तक चला है। काउंट कर लो, 44 वर्ष होते हैं, ठीक है। कि क्या सर ये टाइम पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1897 से जो है ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और 1941 तक चला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी, आपको लगेगा जैसे कोई वो वकील कोर्ट में बताते ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये होना चाहिए वो, तो अकॉर्डिंग टू आरबीएससी पुस्तकों के अनुसार इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब आरबीएससी में भी आगे से स्रोत आए होंगे कहीं से, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आरबीएससी में आने के बाद में क्या होता है कि एक मुहर लग जाती है कि हाँ भैया ये प्रमाणिक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीएससी इसके 3 चरण है। पहला चरण 1897 से 1914 तक चला है, उसके बाद में दूसरा चरण 1914 से 1923 तक चला है, और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला है। तो ये 3 चरणों के अंदर ये संपन्न होता है। कैसे कैसे हुआ, कब कब क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्या चला है इसके अंदर, सब कुछ अपन पढ़ेंगे। धैर्य और विश्वास की जरूरत है, और फिलहाल तो जरूरत है एक स्क्रीनशॉट की। क्या गुरुजी थे थोड़ा साइड में हो जाओ, पहला स्क्रीनशॉट लेना, फिर बाद में धैर्य और विश्वास भी आ जाए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, होगी तसल्ली, चला आगे। ओके आओ भैया मेवाड़ चले। अब यहां पे ये जो आप नक्शे देख रहे हो, ये उस समय जो मेवाड़ रियासत हुआ करती थी तत्कालीन, जहां पे तत्कालीन शब्द आता है ना, यानी कि उस समय, ठीक है। अब स्पेशली मेवाड़ क्या है अपने ध्यान में रहता है कि हाँ ये क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आता है या आता था, जो भी है, लेकिन उस समय तो क्या है मेवाड़ के नाम से ही जानते थे, जिले अलग अलग थे नहीं उस टाइम, ठीक है। तो यहां पे यदि देखोगे तो ये क्षेत्र देखो, ये राजस्थान, और यहां पे पिन पॉइंट लोकेशन यहां पे बता रखी है, ये है मेवाड़। अब इस नक्शे में थोड़ा सा आप लोगों को क्या है, जैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा यदि ये बताऊं आपको थोड़ा सा, ये सलूम्बर है, ये सराड़ा है, ठीक है,
अब सराड़ा सलूम्बर के अंदर ही चला गया। ये देखो यहाँ है, ये गिरवा तहसील है यहाँ की उदयपुर की, यहाँ पे गोगुंदा, ये नाथद्वारा, ये कुंभलगढ़, ठीक है, ये राजसमंद वाला एरिया आ गया, ठीक। ये यहाँ पे भिलवाड़ा, भिलवाड़ा का ही कोटरी, ये बनेड़ा और ये शाहपुरा, ये जहाजपुर, ये आ गया इसके अंदर, ये हुड्डा, ठीक है, हुड्डा जो किसान आंदोलन हुआ, ये बेंगू, ये ध्यान में रखना है क्योंकि बेंगू किसान आंदोलन आज ही अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, ये थोड़ा सा और क्लियर है यहाँ पे, ये कपासन चित्तौड़ वाला क्षेत्र, ये रासमी मातरकुंडिया रासमी जिसको जाना जाता है, ठीक है, मांडलगढ़ वाला क्षेत्र आ गया, ये जहाजपुर आ गया, ठीक, ये हुड्डा यहाँ पे है, ये आसीन भिलवाड़ा के अंदर, ये देवगढ़ यहाँ पे राजसमंद के पास में यहाँ पड़ता है, ठीक है, ये राजनगर राजसमंद, ये कुंभलगढ़, ये गोगुंदा और यहाँ पे ये उदयपुर वाला क्षेत्र है, और इस तरफ ये जो लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया क्षेत्र, और यहाँ पे ये सलूम्बर वाला क्षेत्र पड़ता है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी कि हाँ उस समय का नक्शा हमारे गुरुजी ने बताया। कुल मिला के कुछ चीजें क्लियर नहीं हो या नहीं हो, कम से कम मेरे प्रति थोड़ी सी रेस्पेक्ट बढ़ेगी कि हाँ सर ने कम से कम वहां तब उस समय का नक्शा तो हमें बताया है कि कहीं ना कहीं मेहनत तो लगी होगी। चलो कुल मिला के हमारे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी इसमें स्क्रीनशॉट में आपको क्लियर दिखेगा नहीं, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना इसकी तभी ये चीज आप लोगों को क्लियर दिख पाएगी, ठीक है। चलो आओ बढ़ते हैं अब किसान आंदोलन की तरफ। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे कुछ तो आप लोगों को विशेष नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ जो है विशेष फैक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं, जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ नजर वहां रखनी है, ठीक है, नहीं तो ये खाली बॉक्स ही दिमाग में रहेंगे। मैं पढ़ा रहा यहाँ हूं और इधर देखोगे तो क्या खाली बॉक्स में क्या लिखेंगे सर, ये दिमाग में रहेगा, वहां ध्यान नहीं। भाई मैं मेरी खुद की क्लास वापस देख लू ना तो मेरा ध्यान भी वहीं रहता है, जहां मैं पढ़ा रहा हूं उस जगह ही रहता है। दूसरी चीज मतलब देखना चाहूं तो भी ध्यान जाता ही नहीं है। यदि आपका ध्यान भी सिर्फ वहीं रहता है तो आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते हो। आपका ध्यान तो यहाँ नहीं, गुरुजी तो यहाँ पढ़ा रहे, अपने तो देखना वो कृष्ण सिंह लिखियोड़ो चवरी कर, अरे ओत मना आवे तो बट ध्यान पहला गियो नहीं तो कुल मिलाकर ओ दिमाग में कौन जावेला, ठीक है। तो जहां पे ध्यान में वहां ले जाऊं आपका वहीं पे रहना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखो कि बिजोलिया, बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था वो विजयावल्ली था। विजयावल्ली भैंसरोडगढ़ से मतलब आप कह सकते हो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक इसका विस्तार रहा है, बिजोलिया का पठार भी रहा है। यहीं पे पास में ऊपर माल की जागीर थी, जो ऊपर माल की जागीर मिली थी अशोक जगनेर को, ठीक है। जगनेर वहां भरतपुर साइड वाले एरिया में पड़ता है। वर्तमान में ये क्या है, भीलवाड़ा के अंदर है और तत्कालीन मेवाड़ का ठिकाना था। अब भीलवाड़ा भी तत्कालीन मेवाड़ के अंदर आता है। यही चीज मैं आपको बताने के लिए पिछले मेवाड़ रियासत के जो नक्शे को शामिल किया है तत्कालीन, है ना, कि भीलवाड़ा इसके अंदर आता था और ये भीलवाड़ा के अंदर था। तो फिर कुल मिला के आप लोगों की स्थिति क्लियर है कि प्रश्न जब बनेगा तब दुआएं निकलेगी कि हाँ सर इतनी चीजें तो क्लियर हुई है, ठीक है। आओ यहाँ पे आंदोलन करने वाले जो किसान थे वो धाकड़ थे। सबसे ज्यादा जो किसान थे वो यहाँ के धाकड़ थे। और राजपूत तो कौन थे, शासक कौन थे, राजपूत थे। यानी कि मेवाड़ के शासक कौन थे, गुहिल वंश के थे, आप लोगों को पता ही है। राणा फतेह सिंह यहाँ पे आएंगे, है ना। अब देखो आंदोलन करने वाले धाकड़ थे, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और पशु परिचर के एग्जाम के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये पूछ ले कि शासक कौन थे तो भी नोट करके रखना कि शासक जो थे वो राजपूत थे, ठीक है। चलिए यहां किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। लाग बाग का मतलब है टैक्स, कर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्या लिए जाते थे, यहां पे इनसे टैक्स लिए जाते थे। अब लाग बाग इसमें भी दो जो है स्पेशली ध्यान रखना आप लोगों को, यदि पूछे तो एक तो देखो, एक तो होती थी लाटा और एक होती थी कुंता, ठीक है। एक तरह का तो कर था जो फसल काटने के बाद में लिया जाता था और एक जो है खड़ी फसल पे ही निर्धारित कर दिया जाता था कि हाँ ये कर है। तो यहां पे मैंने जो है इसमें मैं बहुत कंफ्यूज होता था। मैंने इसका एक तरीका निकाला कि इसे याद कैसे रखा जाए। तो इसे याद रखने के लिए मैंने इसको क्या किया कि लाटा यानी कि लेटी हुई है, फसल क्या है लेटी हुई, और फसल लेटेगी कब, जब उसे काट दिया जाएगा, ठीक है। तो काटी हुई है यानी लेटी हुई है, काटने के बाद में जो तय किया जाता था वो लाटा हुआ करता था कर, और खड़ी फसल पे जो लिया जाता था वो कुंता हुआ करता था। तो बिल्कुल आसानी से अब तो मतलब इस चीज में कंफ्यूजन कभी रहता ही नहीं है कि लाटा और कुंता सीधा दिमाग में आ जाता है। नहीं तो क्या है याद रखना पड़ता था,
कि लाटा मतलब ये है, कुंता मतलब ये है ना। यहाँ पे चीजें जो है आसान हो जाती है कुछ। ठीक है, आइए आगे। अब इतनी तरह के जो है कर लिए जा, अब बताओ मेरे को बताओ, उस समय इनकम ही इतनी कम होती थी, और जब इतनी कर लिए जाए, लाग बाग लिए जाए, कोई नहीं दे तो जबरदस्ती लिए जाए, तो कुल मिला के किसान तो होंगे परेशान, परेशान होंगे। और जब कोई परेशान होता है तभी वो आंदोलन किया जाता है। यूं थोड़ी है कि घर बैठा दाल रोटी ठोक रही है बिल्कुल आराम हो, और यूं ही मन में आ गई कि यार आंदोलन करियन खासो टाइम हो गया, आज आंदोलन कर दा की क्या, चलो चलो आंदोलन करा, आंदोलन करा। यूं आंदोलन थोड़ी वह, किन की परेशानी वह तो आंदोलन करी जाए। और ये भी परेशानी का सबब बने थे कल लाग बाग, इसलिए आंदोलन किया था। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, आंदोलन के समय जागीरदार, यानी कि यहां पे हर जगह शासक तो होगा नहीं, शासकों की क्या होती थी, जागीरें होती थी, जागीरें बांट दी, और उन जागीरों के जो प्रशासक होते थे, यानी जो जागीर जिसको मिली है वो जागीरदार। ठीक है, तो यहां पे इनके जागीरदार हुए थे दो, आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह, बिजोलिया के अंदर। ठीक है, तो कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह, क्योंकि दोनों ने लगाए हैं अलग अलग कर, नए कर शुरू किए, तब विरोध झेलना पड़ा। तो कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ध्यान रखना। मेवाड़ के महाराणा पूछे तो ध्यान रखना फतेह सिंह। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 84 प्रकार की लाग बाग तो ऑलरेडी लगी होती है। अब इनके विरोध में भाई परेशान हो रखे हैं किसान तो सारे के सारे, तो इनके विरोध में जो है गिरधारीपुरा गांव के अंदर एक गंगाराम किसान था, उसके पिताजी के मौसर में इकट्ठे हुए थे सब। मौसर समझते हो, दो चीजें होती है, एक तो होता है जौसर, जौसर, और एक होता है मौसर। दोनों ही क्या है, मृत्यु भोज है। अब चूंकि इसमें ज लगा हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आदमी जो है वो जिंदा है, जीवित रहते ही आदमी खुद का मृत्यु भोज रख दे तो वो कहलाएगा जौसर। और यहां पे म है तो ध्यान रखना कि मृत्यु होने के बाद में यदि उसका मृत्यु भोज रखा गया वो कहलाता है मौसर। तो यहाँ पे गंगाराम धाकड़ किसान के मौसर पे लोग एकत्रित हुए थे, परेशान हुए थे बेचारे, क्योंकि यार इतने कर देने कहां से हैं, ये तो परेशानी का सबब है। तो कुछ मिला के ये क्या पता जागीरदार ऊपरवाड़ी कर लेता होगा हमसे, और क्या पता राजा को पता ही नहीं है, अपने शासक को पता ही नहीं है, तो वहां पे उनके कानों में कम से कम बात तो जानी चाहिए कि राजा जी आपके राज में ये हो रहा है, जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। जबकि मेवाड़ के राजा तो है जनता के लिए जीते हैं, ऐसे जाने जाते हैं, तो कम से कम बात पहुंचाई जाए। तो बात पहुंचाने के लिए भेजेंगे किसे, देखो किन कोई विरोध करना हुआ है तो सब पहला आगे कौन हुई, जो भी एंटी हुई। ठीक है, आप क्या करानी कि वो तो इन्हें एंटी ऐसा, तो अपने को भी यहाँ पे एंटी ही ध्यान में रखना है। अपने को क्या ध्यान रखना है, एंटी, यानी कि एक एन से तो नानजी और टी से ठाकरे जी, दोनों को भेजा गया। अब आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया कि भाई भेजा किसको, जो जागीरदारों के एंटी थे उनको भेजा, यानी सबसे पहले इस बात को मेवाड़ महाराणा तक पहुंचाने के लिए भेजा गया नानजी और ठाकरे जी पटेल। नानजी और ठाकरे जी पटेल भी है ना बेचारे वहां गए। अब भाई ऐसा तो है नहीं, अपने भी मान लो कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना है और डायरेक्ट हाँ चलो भाई तो मोदी जी को मिलके आते हैं कि हाँ मोदी जी ऑटो खोलो और मुलाकात करनी, यूं थोड़ी करी जाए। मतलब राजा है तो राजा को मिलने के प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल में बेचारे फंस गए, इधर उधर घूमते रहे, 6 महीने तक मुलाकात ही नहीं हुई। फिर बाद में जाकर कैसे तैसे जो है मुलाकात होती है, तब ये अपनी बात उनके सामने रखते हैं। राजा जी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, भाई क्लास है कोई, उस क्लास में कोई मॉनिटर है, मॉनिटर को काम दिया है कि टीचर नहीं आता जब तक, एक तो क्लास शांत रहनी चाहिए, अनुशासन के साथ में रहनी चाहिए, और जो है मारा कुटी नहीं करनी है। मास्टर स्पेशल किया करे मॉनिटर ने कि मारा कुटी नहीं करनी है, पर कई मॉनिटर है नहीं, बे चाय करूं कैतली गरम वाली बात कर दे और मारा कुटी करिया करे। अब कोई स्टूडेंट परेशान होकर शिक्षक के पास जाता है कि गुरुजी आप मॉनिटर बने और ठोके। अब वो गुरुजी उस मॉनिटर को बुलाते भी है, वो बुला के कहते हैं क्यों मारी बेटा, नहीं मारा कुटी नहीं करनी, जाओ दोनों बैठो क्लास। अब इतना कहा है खाली, अब मॉनिटर के कोई असर थोड़ी हो, मॉनिटर तो दाढ़ में डाल दिया उस बच्चे को कि ये इसने शिकायत की थी, आ बेटा। अब क्या गुरुजी ने क्या किया, कोई बाल भी बांका किया नहीं, आजा। वही चीज यहां हुई कि शासक ने क्या किया, कुछ भी नहीं, आओ बेटे अब तुम आओ, मेरी शिकायतें करोगे, आओ तुम्हें ऐसी की तैसी तुम्हारी करता हूं। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि ज्यादा एक्शन नहीं लेने से जागीरदारों के हौसले बुलंद हो गए कि भैया अब देखो शिकायत करके तुमने तुम्हारी बता दी, अब मैं मेरी बताता हूं। अब अगली ही कुछ समय बाद में क्या करते हैं, कृष्ण सिंह जो है
वो चवरी कर लगाते हैं। कई जगह इस चवरी कर के बारे में ये पढ़ने में आता है कि 5 रुपए चवरी करता, कई जगह पढ़ने में आता है 13 रुपए। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मेंशन करते हैं, तो आप दोनों ही ध्यान में रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हो। वैसे आपको पूछा जाता है ये कि किसने कौन सा कर लगाया, ठीक है। और उसके कुछ समय बाद में ये पृथ्वी सिंह, जो कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह यहाँ का जागीरदार बनता है, और पृथ्वी सिंह भी इसका रिश्तेदार ही होता है। ये बाद में तलवार बंदाई कर लगा देता है, यानी कि ये तो होता है उत्तराधिकारी कर होता है, नया कोई उत्तराधिकारी बना है तब ये कर देना ही पड़ेगा। ये चवरी कर है, किसी लड़की की शादी करनी है तो चवरी लगानी पड़ेगी, तो कर देना पड़ेगा। अब 5 रुपए उस समय को तो बहुत ज्यादा हो गए, 50,000 के बराबर हो गए उस समय के, तो यहाँ पे तो किसान और भी परेशान हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि ये पूछा जाता है कि ये कौन सा कर किसने लगाया, और इसके लिए ये ध्यान रखना है इनकी शिकायत का कोई असर ज्यादा हुआ नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, पूरी अपनी कैपेसिटी से कर लगाए, ठीक है, पूरी कैपेसिटी। आपको यहां पे ये ध्यान रखना, पूरी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी ऐसे आप कहोगे गुरुजी आपको तो स्पेलिंग तक नहीं आती, कैपेसिटी ऐसे नहीं लिखा जाता, कैपेसिटी की स्पेलिंग सी से शुरू होती है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं आया, लेकिन आप लोगों को फैक्ट याद होना चाहिए। देखो, के का मतलब है कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह, ठीक है। और पी का मतलब क्या है, पृथ्वी सिंह, ठीक। दोनों को क्रम से याद रख लेना। और यहां पे यदि बात करोगे आप, अरे पेन सिलेक्ट कौन रह गए, सी का मतलब है चौरीकर, और टी का मतलब है तलवार बंदाई, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं है, कैपेसिटी याद रखना है आप लोगों को, यानी कि के आएगा, के साथ में सी को लेना है, जो पहले के अक्षर है उनको साथ में सेट करना है, यानी के आएगा कृष्ण सिंह तो सी लेना है चवरीकर, पी आएगा पृथ्वी सिंह तो टी लेना है तलवार बंदाई। और इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात यहां तक समझ में। एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना कि जब इन्होंने शिकायत की ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्शन नहीं लिया, ऐसा नहीं है। फिर बाद में एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन पहली बार देखने आता है कि वास्तव में यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो हामिद हुसैन का नाम भी ध्यान में रखना, लिख लेना, क्लास को पॉज करके जहां नोट्स लिखते हो वहां लिखना कि सबसे पहले मेवाड़ महाराणा ने स्थिति को देखने भेजा, उस व्यक्ति का नाम था हामिद हुसैन। मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, खाली पीडीएफ के भरोसे रहते हैं ना, उनको ये नाम पता नहीं चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा जो क्लास में हर एक पल को इंपॉर्टेंस देते हो। हामिद हुसैन लिखना, ठीक है। चलो अब प्रथम विरोध करवाते हैं, उससे पहले गला तैयार कर लेते हैं। देखो अब यहां पे प्रथम विरोध, ये तो क्या है, बात पहुंचाई थी सिर्फ राजा के पास में, क्या राजा जी ये चीज हो रही है आपके राज में। अब प्रथम विरोध जो दर्ज करते हैं, वैसे साधु सीताराम दास का जो प्रवेश है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर वो 1913 में होता है, ठीक है। जो प्रथम विरोध दर्ज करते हैं उनका नाम है साधु सीताराम, फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव, ठीक है। अब यहां पे यानी अब अपन थोड़ा सा इसको आज के माहौल से लिंक करें, यानी कि अपने कहीं भी कोई भी परेशानी हो ना, तो अपन प्रथम विरोध अपना दर्ज करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। भाई व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पोस्ट डाल दी, इंस्टा पोस्ट डाल दी, ताकि मतलब अपने को कहां से जहां से परेशानी हो रही है उसकी पहले एक बार पोस्ट डाल दे, भाई इन्हों मान जाए तो ठीक है, इन्हों नहीं मानी तो आगे स्टेप ले लीजिए। तो इन्होंने भी अपनी एफबी पर पोस्ट डाला, किसकी, साधु सीताराम की। यहां पे लिख देता हूं मैं, अब ऐसे मत कह देना कि सर उस समय एफबी तो थी तो नहीं, फेसबुक थी नहीं, भाई याद रखनी पड़ेगी। साधु सीताराम की एफबी पर पहली पोस्ट डाली गई, ठीक है। यानी कि सीताराम, सबसे पहला विरोध दर्ज करने वाले कौन थे, साधु सीताराम थे। एफ से ध्यान रखना है फतेहकर्ण थे, और बी से ध्यान रखना है ब्रह्मदेव थे, क्योंकि ये पहली बार विरोध दर्ज करने वाले इसलिए पूछा जाता है ये, है ना। और बढ़िया तरीके से यदि इस स्लाइड का आपने आनंद लिया है पढ़ने का, तो आप लोगों को इसकी एक एक चीज मुख जबानी याद होगी इस क्लास को देखते ही, ठीक है।
कोई स्पेशली आपको इसके लिए बादामें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई शंख पुष्पी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टॉनिक की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट याद। तो आप पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, पहला विरोध हो गया दर्ज। उसके बाद में क्या हुआ कि देखो, जब तक कोई ग्रुप नहीं बने, जब तक कोई संगठन नहीं बने, तब तक जो है कोई सुनवाई नहीं करता। तो एक किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, किसान पंच बोर्ड का। देखो यहां पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो अभी आगे पढ़ेंगे अपन ऊपरमाल पंच बोर्ड, और एक आपको ध्यान में रखना है किसान पंच बोर्ड। ठीक है, किसान पंच बोर्ड का जो गठन है वो 1916 में किया गया है, और किसान पंच बोर्ड का, ठीक है ना। और इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे एक ऊपरमाल पंच बोर्ड आएगा। कई जने क्या है इसको एक ही मान लेते हैं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड जो आएगा वो 1917 होगा। ठीक है, एक साल बाद। अब आप लोग यहां से पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप लोगों को ये चीजें याद होती है यहाँ पे, है ना। तो यहां से क्यों पढ़ते हो, मैंने इसीलिए लिखा क्यों। क्या सर बीच में वाई लगाओ? नहीं लगाना आपने। ठीक है, किसान पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसान पंच बोर्ड पहले है, ऊपरमाल पंच बोर्ड बाद में है। ये याद करवाने के लिए है आप लोगों को। क्यों पढ़ते हो यहां से? क्योंकि आप लोगों को यहां से याद होता है। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बाद में क्या हुआ भाई, स्थिति देखी, मेवाड़ महाराणा ने भी स्थिति दिखाई कि हाँ भाई जनता त्रस्त है, कैसे है। पहला जांच आयोग गठित किया गया। भाई डायरेक्ट एक्शन थोड़ी लिया जाएगा, जांच आयोग होगा कि क्या स्थिति चल रही है, क्या मांग है और क्या हो रहा है, इसकी जांच की जाए। तो पहले के दो जांच आयोग आपको स्पेशली ध्यान रखना है। पहला जांच आयोग जो है वो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के नाम से है। फजल अली वगैरह, अमर सिंह और फजल अली वो भी इनके सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो ये गठित किया गया 1919 में। ये यहां से जाकर रिपोर्ट दे देते हैं मेवाड़ महाराणा को। दूसरा जांच आयोग जो है 1920 में बेदला के ठाकुर राज सिंह जी की अध्यक्षता में गठित किया गया, और ये भी अपनी रिपोर्ट जो है वहां पे पेश कर देते हैं। यानी कि देखो 1919 और 1920 दोनों जांच आयोग आए साथ साथ। इसके बाद में 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, ठीक है, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से एक समझौता होता है। किसके मध्य? किसानों के और अपने क्या जागीरदारों के, इनके मध्य एक समझौता होता है, जिसमें 84 में से 35 लाख बाग जो है वो समाप्त कर दी जाती है। भाई पूरी तो नहीं की जाती, लेकिन एक समझौते के तहत 35 लाख बाग समाप्त की जाती है। 35वीं करनी यानी कि एक तरीके से रिलैक्सेशन है, लेकिन क्योंकि सारी नहीं की गई है तो दिखती बात है कि आंदोलन तो चलेगा। अब अपन ने पढ़ा है 1941 तक चला है, और यहां पे ये ध्यान रखना, एक बीच में जो है ये लाख बाग ये पूछ ली जाती है। ठीक है, यहां पे फिर भी आंदोलन जो है आगे तक चलता है, और आंदोलन की गूंज जो है सेंट्रल लेवल तक जाती है, महात्मा गांधी तक जाती है। भाई कहीं पे बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो रहा है, और कोई बड़ा आंदोलनकारी है, कोई क्रांतिकारी है, कोई लीडर है जो ऐसे आंदोलन करता है, तो दिखती बात है उसका ध्यान वहां जाएगा। भैया वहां पे क्या हो रहा है पता लगाया जाए। महात्मा गांधी उस समय के लीडर थे। महात्मा गांधी ने जो है अपने पीए महादेव देसाई को भेजा कि महादेव जी जाओ और देखो कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां क्या स्थिति है। जब उनके पीए जो है महादेव देसाई यहाँ पे आके जाकर देख के जाते कि हाँ बापू बात तो हाची है, बट अभी आंदोलन हो रहा है, तो कुल मिला के जो है सांकेतिक सपोर्ट एक मिल जाता है महात्मा गांधी जी का इस आंदोलन को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक तुलसी भील जो है ये व्यक्ति बहुत ही मतलब इस आंदोलन का एक तरीके से आप कह सकते हो प्रचारक कैसे कि मतलब 24 घंटे के अंदर 70 मील की यात्रा ये तय करके सूचना इधर उधर दे दिया करता था। यानी कि बहुत बड़ी उस समय की बात है। इसकी उपलब्धि थी कि 24 घंटे में 70 मील पैदल चलकर, ठीक है ना, और सूचनाएं पहुंचा देता था। तो इसका बहुत बड़ा योगदान था तुलसी भील का भी। ठीक है, एक ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया। लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी थी, ये इसी लैंग्वेज से प्रश्न पूछा कि 1931 में बिजोलिया गई, 1930 और 32 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। वह महिला कौन थी? तो वह महिला रमा देवी थी। ठीक है, रमा देवी थी, ध्यान रखना। ये स्पेशली है, पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट का साइन लगा देना। यहां लगाओ इंपॉर्टेंट। ठीक, समाचार पत्र जिनका इस आंदोलन को सहयोग मिला, एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये प्रताप करना। ठीक है,
ये प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश शंकर विद्यार्थी, किसका है? गणेश शंकर। इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इसके अलावा अभ्युदय, भारत मित्र और मराठा आदि समाचार पत्रों का भी इस आंदोलन को सहयोग मिलता है और ये जो है सेंट्रल लेवल तक इसकी आवाज उठाते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब पीछे किसान पंच बोर्ड पड़ा। अब उसके अलावा ध्यान रखना है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ और यहां पे भी लगा देना इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पथिक द्वारा गठन किया गया 1917 में, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया है मन्ना पटेल को। ठीक है, और हरियाली अमावस्या के दिन इसका गठन किया गया है। डेट नहीं पूछते इसकी जो है ये तिथि यानी कि ये दिन पूछ लिया जाता है, हरियाली अमावस्या के दिन, क्योंकि स्पेशली बॉक्स में लिया है, स्पेशली ध्यान रखना है। 1927 में विजय सिंह पथिक जो है यहां से अलग हो जाते हैं। कहते हैं कि राम नारायण जी और इनके बीच में कुछ अनबन हो गई थी और कई सारे किसान जो है अपनी जमीन छोड़ के गए थे। इसका आरोप विजय सिंह पथिक जी पे लग गया था, जिससे व्यथित होकर जो है इस समय इन्होंने अपने आप को यहां से अलग कर दिया था। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक इससे अलग हो गए। फिर इसके बाद में नेतृत्व जो है माणिक्यलाल वर्मा जी ने संभाला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, 1941 के अंदर मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के आदेश पर और राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने किसानों को भूमि लौटा दी और आंदोलन को समाप्त किया। 1941 के अंदर जो है यह आंदोलन समाप्त हुआ है और अंत में अपने मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, इनके आदेश पे जो है राजस्व मंत्री मोहन सिंह थे उस समय, उन्होंने किसानों की जितनी भूमि थी वो वापस लौटा दी और उनकी मांगों को मान लिया और उसके बाद में आंदोलन समाप्त किया। और ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये उसी समय का है, 1941 का बिजोलिया किसान आंदोलन का ही फोटो है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यहां पे तो मैंने प्रमाण भी दिया है। तो इसी के साथ में 1897 से शुरू हुआ किसान आंदोलन 1941 तक चला है और एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है इससे रिलेटेड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, तो बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हुआ। अब आओ आगे। मैंने कहा था कि आज ही अपन बेंगू किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे। स्टार्ट में ही मैं आपको मेवाड़ रीजन का नक्शा बता चुका हूं, मेवाड़ रियासत का, और मेवाड़ रियासत के नक्शे में मैंने आप लोगों को बिजोलिया और बेंगू भी स्पेशली बताया है। यानी कि देखो, बेंगू और बिजोलिया में ज्यादा दूरी थी नहीं। बिजोलिया में कोई किसान आंदोलन हो रहा है, लपटे बेंगू तक भी जाएगी, खबरें बेंगू तक भी जाएगी, बेंगू तक भी गई और बेंगू में भी कर, लाग बाग वगैरह से किसान त्रस्त थे। इन्होंने भी यहाँ पे आंदोलन किया। ठीक है, तो ये भी मेवाड़ का एक ठिकाना था। यहां आंदोलन का जो टाइम पीरियड है वो 1921 से 1925 तक, ज्यादा नहीं लेकिन 1925 तक तो चला है। यहां भी आंदोलन करने वाले किसान जो थे वो धाकड़ ही थे, जो बिजोलिया में थे वही यहाँ पे थे। मैणाल नामक स्थान पे सब लोग क्या है एकत्रित हुए थे। मैणाल नामक स्थान पे यहाँ पे एक भैरू कुंड जगह है। कहा? भैरू कुंड। यहाँ पे जो है सब जने एकत्रित हुए और ये आंदोलन करने का इन्होंने डिसाइड किया और नेतृत्व जो है इस आंदोलन का विजय सिंह पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी को सौंप दिया गया। कहा? विजय सिंह पथिक ने ही था। ठीक है, विजय सिंह पथिक को भूप सिंह के नाम से जाना जाता था। इनका मूल नाम जो है भूप सिंह था। ठीक है, और किसान आंदोलन के जनक भी कहा जाता है इन्हें, और बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा है इन किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में। ठीक है, रामनारायण चौधरी जी द्वारा नेतृत्व किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी द्वारा किया है। अब यहाँ पे क्या है, अनूप सिंह होता है यहाँ का जागीरदार, लेकिन जो है आंदोलन बिजोलिया का इतना जबरदस्त चल रहा था तो यहाँ पे जैसे चलता है तो अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता होता है। अब उस समझौते को मेवाड़ के जो शासक है वो मानने से बाद में इनकार कर देते हैं। पहले तो ये देखो कि इनके मध्य जो है इनके मध्य एक समझौता हुआ जिसे मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया, मना किया, और इसी बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक समझौते का बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हैं। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देने का मतलब है कि बहुसंख्यक दबाव बनाया गया, बहुत सारे लोगों द्वारा दबाव बनाकर ये समझौता किया गया और इसको कहकर और इस समझौते को कर देते हैं खारिज। हुआ था लेकिन खारिज कर दिया। उसके बाद में ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है, तो ट्रेंच आयोग यहां पे भी आता है। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को जांच हेतु भेजा और गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर इसने क्या कर दी, गोलियां चला दी। इसको तो सिर्फ जांच के लिए भेजा गया था,
लेकिन इसने जांच करने के साथ साथ देखा कि किसान एकत्रित हो रहे हैं, किसान हावी हो रहे हैं, इसने गोलीबारी कर दी, वहां पे माहौल बिगाड़ दिया। ठीक है, और यहां पे ये गोलीबारी में रूपा जी और कृपा जी धाकड़ ये मारे जाते हैं। ये बेंगू किसान आंदोलन में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ की यहाँ पे मृत्यु होती है इस गोलीबारी के अंदर। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हिंसक हो जाता है आंदोलन, लेकिन बाद में फिर जैसे तैसे करके 1925 में यह किसानों की मांगों को मानकर यह आंदोलन समाप्त किया जाता है और अंत में 53 में से 34 लागतें समाप्त की जाती है और अंत में जो है इस आंदोलन को समाप्त भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बेंगू का घटनाक्रम चलता है और ये चित्र आप जो देख पा रहे हो ये ट्रेंच के नेतृत्व में जो गोलीबारी हुई वो है, यानी ट्रेंच आयोग का संबंध बेंगू किसान आंदोलन में स्पेशली ध्यान रखना है। हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन में भी ट्रेंच वहां भी गया था, लेकिन इसका जो मेन आपको ध्यान रखना है वो बेंगू किसान आंदोलन के अंदर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, आओ एक और किसान आंदोलन पढ़ लेते हैं। बूंदी, बूंदी में स्पेशली बरड़ क्षेत्र ध्यान में रखना है। क्या बरड़ जो है एक तरह का पथरीला क्षेत्र है, बूंदी का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र है जिसको बरड़ के नाम से जाना जाता है। अब बूंदी में जो है आपको डाबी, स्पेशली डाबी किसान आंदोलन ध्यान में रखना होता है। डाबी हत्याकांड जो हुआ है, अब इसका टाइम पीरियड 1922 है। बरड़ क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय और नेतृत्वकर्ता को इंपॉर्टेंट लगा देना, पंडित नैनू राम शर्मा नेतृत्व करते हैं, महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी करती है। डाबी हत्याकांड, यहां पे इसको जो है स्पेशली ध्यान में रखना है कि यहां डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ है और यहां पे शहीद होने वाले जो किसान थे उनको स्पेशली ध्यान रखना, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, ये 2 व्यक्ति यहां पे शहीद हुए। अब जहां जहां जो शहीद, देखो बिजोलिया के अंदर मैंने कहीं भी शहीद नहीं पढ़ाया, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन एक तरीके से अहिंसात्मक चला है। ये चीज अपन ने स्टार्ट में ही पढ़ी कि अहिंसात्मक रूप से चलने वाला सबसे लंबा संगठित रूप से एक ही आंदोलन था बिजोलिया। अब यहां पे देखो ये भी हिंसात्मक हुआ, पीछे बेंगू भी हुआ, तो इन सब में हिंसा कहीं ना कहीं हुई है। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा, वो बहुत ज्यादा उस समय चला था और 1923 में जाकर यह आंदोलन समाप्त होता है, लेकिन पूर्णतः जो है 1925 में समाप्त होता है। भाई 1923 में समझौता हो जाता है, लेकिन पूर्णतः जो है इन पे घटनाओं पे रोक जो है 1925 में जाकर लग जाती है और किसान भी शांत हो जाते हैं। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित कार्यकर्ता जो थे, यानी कि आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्यकर्ता बूंदी किसान आंदोलन से मतलब उससे रिलेटेड था या नहीं था, तो ध्यान रखना भंवरलाल स्वर्णकार, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, हरिभाऊ किंकर, रामनारायण चौधरी और स्वामी नित्यानंद, ये सारे के सारे बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपन ने बिजोलिया, बेंगू और बूंदी यानी कि B3 तीनों बी से ही शुरू होते हैं और इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखना पड़ेगा, हाँ स्क्रीनशॉट भी देना है। और इसी के साथ अपनी किसान आंदोलन की ये क्लास पूरी होती है। जो विद्यार्थी कह रहे थे ना, जब मैं थोड़ा सा क्या है स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं था, गुरुजी क्लास कब लोगे, हम पीछे रह जाएंगे, ये वो, देख लो जब मैं थोड़ा सा भी स्वस्थ हुआ हूं तो आप लोगों के 1857 की क्रांति जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक और किसान आंदोलन भी आज आधा तो हो गया है, कल की क्लास में पूरा भी हो जाएगा। जब लय पकड़ी जाती है तो ऐसी पकड़ी जाती है। जब अब कई जने कह रहे हैं पार्ट 2 सर शुरू नहीं किया, हम कैसे, पार्ट 2 सिर्फ 1 महीने का ही है, सिर्फ 1 महीने का है और सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन सही समय पे ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग जितना माहौल बना दो सर पार्ट 2 शुरू करो, पार्ट 2 शुरू करो, जब शुरू कर दिया ना पहली क्लास जो देखते हैं वो दूसरी क्लास तक इतने कंटिन्यू रहते भी नहीं है। ये सच्चाई है, हकीकत है। जब आप लोग पहले नियमित रहना सीखिए, उसके बाद में क्लासों की डिमांड कीजिए, ठीक है ना। अपने साइंस कह दो चाहे मैथ्स कह दो, सारे 1-1 महीने की है और सारे अलग अलग फैकल्टीज पढ़ाएंगे, तो वो तो 1 महीने में सारा कवर करेंगे ही, ठीक है। लेकिन आप लोग ये देखो कि हम नियमित कितने हैं अपने लिए, खुद के लिए देखो कि हम डिमांड तो करते हैं, हम शुरू भी कर देते हैं, हमने कई क्लासेस शुरू भी की है, लेकिन जो जिस लेवल पे डिमांड की जाती है ना, सर ये शुरू करो, हमें ये करना है, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फलाना ढिमका, वो जोश इतना जल्दी ठंडा होता है
जिसकी कोई हद नहीं है। भैया हमारी नियमितता तो रहती है, लेकिन शिक्षक भी, हम आपसे फीस नहीं लेते हैं, लेकिन हम आपसे आपकी नियमितता मांगते हैं। जो शिक्षक दूसरे, मेरा तो क्या है, मैं तो रोज पढ़ाता ही हूं, पढ़ाते ही रहूंगा, लेकिन दूसरे जो शिक्षक पढ़ाने आते हैं वो भी ये चाहते हैं कि जब हम मेहनत करके क्लास ले रहे हैं तो विद्यार्थी कम से कम नियमित रहे। हम उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं तो कम से कम नियमितता तो लें उनसे। लेकिन आप लोगों का जोश जो है ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, 2-4 दिन में जो उबाल होता है ना आपके जो खून के अंदर, वो बिल्कुल ही बैठ जाता है। इसलिए जब फॉरम की डेट खुलेगी तभी अन्य क्लासेस शुरू होगी। सुन लेना कान खोल के, जब फॉरम की डेट खुलेगी उसके बाद ही अन्य क्लासेस शुरू होगी। वापस कह रहा हूं, जब फॉरम की डेट खुल जाएगी और सारे विद्यार्थी एक्टिव होंगे तभी अन्य क्लासेस शुरू होगी, चाहे पार्ट बी, चाहे साइंस, चाहे मैथ्स। तब तक मैं आपका जीके वाला पोर्शन बिना किसी रुकावट के पूरा करवा ही रहा हूं। इसलिए नियमित जब तक नहीं होते हो सभी, 1-2 के नियमित होने से काम नहीं चलता, जब तक नियमित सभी नहीं होते हो तब तक किसी तरह की कोई मांग नहीं करें। जब तक जो हमारे मतलब जो मैं नियम, आप लोग जितने नियमित हो तो मैं नियमित हूं, अन्य शिक्षक तभी नियमित होंगे जब आप सभी जो है एक्टिव होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। चाहे उससे क्या है 2-4 जने नाराज होकर अनसब्सक्राइब करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को रोकने से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को रोका नहीं जा सकता। क्या सर हमने सब्सक्राइब किया आप लोगों का, आप क्लास नहीं दे रहे। सब्सक्राइब किया है तो अपने लिए किया है, मैंने नहीं कहा कभी कि सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नहीं मैं कहता हूं, मैं बल्कि कह देता अनसब्सक्राइब कर दो, कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो कम हो। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते हो किस लिए? ताकि आपको नियमित क्लास मिले और आप एक नियमितता के साथ में पढ़ें। हम भी तो यही चाहते हैं। अच्छा सिलेक्शन होगा तो किसको खुशी होगी ज्यादा, आप लोगों को कि मुझे? मुझे तो होगी, लेकिन आप लोगों को सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपको जिंदगी भर की जो है रोजी रोटी मिलेगी। तो इसलिए अपने लिए नियमित रहा करो। जब फॉरम की डेट आ जाएगी तब हम जो है आपको पूरी रणनीति के साथ में बता देंगे, अन्य क्लासेस जो है सारी शुरू कर दी जाएगी। सारी फैकल्टीज का हमारा यही कहना है कि सर जब फॉरम की डेट खुलेगी और एक अच्छे लेवल पे विद्यार्थी नियमित रहते हैं तब जो है हम क्लासेस देंगे, और क्लास जो है 1 महीने में हम पूरी कर देंगे। इतना ही सिलेबस है। जो भय का माहौल रहता है ना, इतना वो नहीं है। पशु परिचर का एग्जाम है, आप आईएएस का नहीं दे रहे हो, ये चीज देख कर चलो, ठीक है, लेवल को देख कर चलो। आगे बात समझ में? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।